असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कुदुलुम, रांची से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के इस महामारी ने पूरे विश्व को अपनी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसके बाद भी हम लोग ऑनलाइन क्लासें या अधिगम लर्निंग आप लोगों के बीच दिन प्रतिदिन भेज रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों के समक्ष कोर्स 1 और बाल्यावस्था एवं उसका विकास के अंतर्गत यूनिट 4 लेकर उपस्थित थे। आज मैं यूनिट 4 से ही, जिसमें कि मैंने आपको बुद्धि के वितरण के अंतर्गत मेधावी अथवा प्रतिभाशाली छात्र कौन होते हैं, इस पर मैंने विस्तार से प्रकाश डाला और इस बीच उपस्थित होने वाले लाभार्थियों एवं छात्राओं एवं छात्र को पहले मेरे तरफ से सादर अभिवादन स्वीकार हो। और जहाँ तक मैंने आज प्रतिभाशाली बालक क्या है उसको मैंने क्लियर कर चुका हूँ। उसकी पहचान मैंने कैसे कर सकते हैं उसको मैंने भी बता चुका हूँ। आज मैंने प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है उस पर मैंने विस्तार से प्रकाश डालेंगे। और उसी क्रम में अगर मैंने प्रतिभाशाली बालकों की जो विशेषता हैं उस पर मैंने आज एक एक पॉइंट को क्लियर करता चलूँगा। आप लोग उसको नोट भी करिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा भी। जैसे वास्तव में प्रतिभाशाली की जो प्रमुख विशेषता कि इन बालकों का जो बुद्धि लब्धि है वह 110 से ऊपर होती है। इनकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है। प्रथम पॉइंट में विशेषता को हम कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र भी मैंने आपको बताया हूँ कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणित 100। इसको हल करने पर बालक की बुद्धि लब्धि आय प्राप्त होती है। टर्मन महोदय ने बुद्धि की वितरण की भी व्याख्या करके वह रखा कि इसके अंतर्गत जो बच्चे आएंगे वह इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। मंदबुद्धि, जड़ बुद्धि, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक, प्रखर बुद्धि, ये सब श्रेणियां उन्होंने अलग अलग विभाजन करके आप लोगों के समक्ष रखा। तो इसलिए प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट की चर्चा करेंगे। उसने कहा कि ये बालक किसी घटना का निरीक्षण बहुत ही बारीकी तरीका से करते हैं। उसके सामने कोई भी समस्या कितनी बड़ी क्यों न हो उसका निरीक्षण वह बारीकी से करते हैं। मैंने पहली वीडियो में थोड़ा इसका हिंट भी दिए थे, बताए भी थे, और समय पूरा हो जाने के कारण बीच में किसी कारण पर अवरोध उत्पन्न हुआ और वो वीडियो रोकी गई। तो उसको मैंने पुनर्बलन से जोड़ते हुए पुनरावृत्ति करते हुए आप लोगों को समझ के रखेंगे, इसीलिए विस्तार से उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
क्योंकि मैंने बारीकी की घटना की बारीकी से अध्ययन बताया तो मैंने एक उदाहरण दिए थे, एक होनहार बालक का जो अपने शिक्षक को चाकू मार दिया इसलिए कि उसको परीक्षा फल में कम अंक दिए थे, और उन्होंने घटना का बारीकी से बताया। और एक उदाहरण और दिए थे, परीक्षा परिणाम के बाद आपको अगर सफलता नहीं मिलती है तो आपको क्या करते हैं, उसका भी उदाहरण प्रस्तुत किए थे पिछली वीडियो में। आज मैंने और इसमें एक पॉइंट और रखा कि इनसे जो इनके सीखने की गति तीव्र एवं शुद्ध होती है, ये बालक को सीखने की गति तीव्र और शुद्ध होती है, इसमें सीखने में तीव्रता होती है, शुद्धता होती है, वो अलग नहीं किया सकता। और स्मरण शक्ति उच्च स्तर की होती है। उस वीडियो में थोड़ा स्मरण और विस्मरण की बातें मैंने रखा था, उस वीडियो को सुनेंगे जस्ट इससे जोड़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में स्मरण महत्वपूर्ण है कि विस्मरण। हाँ, ये प्रश्नों का उत्तर शीघ्रता से देते हैं, ये इनमें विशेषताएं हैं कि ये किसी भी प्रश्नों का उत्तर शीघ्रता पूर्वक देते हैं। मैंने उसमें भी थोड़ा चर्चा किया था कि प्रश्न समझ जाएंगे तो उत्तर देने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, और वह प्रश्नों का उत्तर बहुत ही शीघ्रता से दे देते हैं। सोचने विचारने की क्षमताएं तीव्र होती है। और एक पॉइंट उसमें, ये विषय का गहन अध्ययन करते हैं। संभवतः यहाँ तक बातें हम चर्चा किए थे पिछले में, इसीलिए पुनः किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसको पुनरावृत्ति से जोड़ा जाता है। विषय का गहन अध्ययन करते हैं। और एक चीज़ें उन्होंने इसमें जो होता है शब्दकोश, बातें आती हैं कि इसमें इनका शब्दकोश विस्तृत होता है, इनके मन मस्तिष्क में शब्द भंडार होता है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही शब्द का ज्ञाता हो। कहते हैं मंच पर कभी सम्मेलन कभी होता है, क्या वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है? उसको शब्द को बैठाने की कला उसके अंदर है, और मंच पर ऐसी ऐसी बातें रखते हैं जिसे पूरी पब्लिक जोरदार तालियों से स्वागत करती है। एक बहुत कम पढ़ा हुआ नेता, राजनेता मंच पर जब चढ़ता है तो अपनी बातों को इतनी प्रभावशाली तरीका से पब्लिक के बीच रखता है जिसे लगा कि बहुत ही विद्वान है। नहीं, अच्छा वही कर सकता है, अच्छा वही बोल सकता है जिसके बाद अंदर शब्दों का अधिक भंडार हो। तो प्रतिभाशाली बालक अपनी बातों को बहुत बारीकी से रखने का मतलब क्या है, उसके पास उतनी शैली उतनी शब्द भंडार है कि अपनी भाषा और वाणियों को सबसे अच्छे तरीक़ा से आपके सामने और दूसरों के सामने रखते हैं। इसलिए ऐसे बालकों में जो शब्दकोश होता है उनका विस्तृत है। वे अपने से बड़ों से दोस्ती करने में थोड़ा भी झिझक नहीं करते हैं। एक विशेषता ये भी है कि प्रतिभाशाली बालक अपने से बड़ों के लिए इनसे दोस्ती करने में थोड़ा झिझक नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास है कि मैं अच्छे से अच्छे लोगों के सामने अपना समायोजन कर सकता हूँ। यही डर रहती है ना, कोई बड़ा व्यक्ति है तो समानुभूति वाले बालक सोचते हैं कि यदि तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, आपके मस्तिष्क में वो चीज़ें पहले आ जाती हैं, उसको सोच करके आप नर्वस हो जाते हैं, अपनी बात को, सही बातों को अच्छे तरीक़ा से नहीं रख पाते हैं। यही सिर्फ आप में कमी होती है। अब प्रतिभाशाली बालकों में अपने से बड़ों के साथ दोस्ती का निर्वहन बहुत अच्छे तरीक़े से करते हैं, और दोस्त बनाने में थोड़ा भी झिझक उनके अंदर नहीं होती, क्योंकि उनको अपने आप पर विश्वास है, कमांड है कि मेरे पास शब्दों का ढेर है। जिस तरह हम हमारे साथ व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार करने की हमारे अंदर क्षमता है, कला है। इसलिए वह झिझक नहीं रखते हैं दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में। एक बात हालांकि
ये विभिन्न प्रकार में रुचि रखते हैं, विभिन्न प्रकार की रुचियाँ उनके अंदर हैं, रुचि रखते हैं। जिससे क्या है, विभिन्न प्रकार की रुचि क्या है? पढ़ने में रुचि, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में रुचि, किसी भी घटना का बारीकी से अध्ययन करने में रुचि, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष कितनी प्रभावशाली तरीका से रखना है उसके अंदर उसकी भी रुचि। और वह रटने पर विश्वास नहीं करते, समझने में रुचि रखते हैं। और वे भी क्रियाएं की जब बातें आती हैं और उनकी ये रुचि है कि मैं कोई प्रश्न मुझसे पूछ रहा है तो मैं उसका उत्तर बहुत शीघ्रता से दूं, ये भी उसकी रुचि है। और बड़ों को बात आसानी से मान लेना, स्वीकार करना भी उनकी में एक रुचि है। विद्वान लोग किसी दूसरे की बातों का कद्र करते हैं, जो कम ज्ञानी है वो कद्र नहीं करते। कहावत न कि अधजल गगरी छलकत जा, जिसके पास अधूरा ज्ञान रहता है वह सिर्फ बोलता है। और उसका बारीकी से अध्ययन कौन करता है? जो जिसके पास सद्भंडार रहते हैं। तो वही बालक प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में उसकी रुचि भी सम्मिलित है। और एक चीज़ें हम कर सकते हैं कि रुचि की जब बातें करते हैं तो और है कि ये बालक अपनी कमियों को पहचानते हैं। ऐसे बालक अपनी कमी को पूर्ण रूप से पहचानते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, उसको बहुत बारीकी से पहचानते हैं तथा वह दूसरों के सुझावों को आसानी से मान लेते हैं। अच्छे व्यक्ति हो या बालक हो, वो अपनी कमी को पहचानता है। जो अपनी कमी को पहचान लेगा, भूपटल पर देखिए, आप अपने अंदर देखिए कि अगर जिस दिन आप अपनी कमी को पहचानने लगेंगे उसी दिन से आप दूसरों के सुझाव को मानने लगेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों में ये चीज़ें सबसे अधिक विद्यमान होती हैं। वह अपनी कमियों को पहचानते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, तो उस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। अगर उससे अकेले नहीं हो पाता है तो अपने सगे संबंधियों से भी सहयोग लेकर अपनी कमियों को दूर करना चाहता है और वह दूसरों के सुझावों को आसानी से मानता है। सहनशील बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक है और उससे आप कहते हैं कि आप में एक कमी है तो सहर्ष स्वीकार करता है, आपके सुझाव को मानता है। तो अपनी कमी को दूर करने के लिए अगर मुझे कोई सुझाव दे रहा है तो वहाँ पर अब हम अपनी कमी को स्वीकार करें, ये हर बालकों में ये चीज़ें होनी चाहिए। तब तो आपका प्रतिभावान बनने की अक्सर योग्यताएँ बढ़ती जाती हैं, प्रतिभावान बन सकते हैं। अगर अपनी कमी को न मानिए, सिर्फ दूसरों में कमियां निकालते रहिए, तो कभी नहीं प्रतिभाशाली श्रेणी में आ सकता है बच्चा। इसी तरह का अगला पॉइंट उन्होंने एक चीज़ और कहा कि वास्तव में इन बालकों को जो शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास अन्य बालकों की अपेक्षा उच्च कोटि का होता है। स्पष्ट कहा कि ऐसे बालकों की शारीरिक, मानसिक और जो भावात्मक विकास होता है वह उच्च कोटि के बालकों, उच्च कोटि का होता है। उनका शारीरिक विकास भी, उनका मानसिक विकास भी, उनका भावात्मक विकास भी। भावात्मक शैली उनके अंदर विकसित है। वो अपने भावों को स्वयं समझता है। और जो बालक अपनी भावात्मक एकता, भावात्मक चीज़ों को समझ जाएगा वह उच्च कोटि का होता है। इसलिए अपनी भावना को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ प्रतिभाशाली बालकों के लिए नहीं है, समस्त बालकों के लिए। पहले अपनी भावना को समझिए। सांवेगिक बुद्धि यही तो कहती है कि जिस दिन आप अपनी भावना को समझ जाएंगे उसी दिन से दूसरी को भावना को समझने में आपको देर नहीं लगेगी। और
अपनी भावना को बहुत अच्छे तरीक़ा से दूसरों के समक्ष रख सकते हैं और उसकी भावना को समझ करके उसके अनुसार आप प्रतिक्रिया भी करते हैं। इसीलिए कार्ल सैनिक और बिट्टी महोदय ने तमाम परिभाषा दिया है। कैसे बालक उच्च स्तर की श्रेणियों को सोचते रहते हैं और उच्च कोटि का भाव रखते हैं अपने अंदर। इनका जो सामान्य ज्ञान उच्च स्तर का होता है, ऐसे बालकों का जो सामान्य ज्ञान होता है वह उच्च स्तर का होता है। निम्न और सामान्य की बातें नहीं करते हैं, उनका सामान्य ज्ञान उच्च स्तर का ही होता है। हर बातें उच्चतम की श्रेणियाँ में सोचते हैं, उच्चतम विकास करने में वह सहायक होते हैं। एक चीज़ और, ये अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसी बात बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। दूसरे की वेदना को समझना, दूसरे के दुख सुख को समझना, दूसरे के दुख सुख को सुनना और सुन करके वो उसको हल करने का प्रयास करते हैं। महत्वाकांक्षा का स्तर भी उच्च कोटि का होता है। इसलिए प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता की श्रेणी में एक पॉइंट महत्वाकांक्षा का स्तर। अगला है, ये बालक हास्य एवं खेलों में सामान्य बालकों से तीव्र होते हैं। हास्य और खेलों में ये सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक तीव्र होते हैं, क्योंकि हर श्रेणियाँ में इनकी परिभाषाएं देखने को मिलती है। हर जगह वह तीव्रता की श्रेणी में आते हैं। इसके आधार पर हास्य और खेलों में भी बहुत ही तीव्र होते हैं। और लास्ट पॉइंट है, मतलब कि प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषता है, उसमें लास्ट विशेषता है कि इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि ऐसे बालकों का जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक आधार पर भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को के प्रकार को बताया है। मनोवैज्ञानिक आधार, जुंग ने जो मनोवैज्ञानिक आधार प्रकार बताया, उसने कहा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा वह हर क्षेत्रों में वह एक अलग अध्ययन करने का योग्यता रखता है। वह किसी भी चीज़ का वैज्ञानिक रूप में उदाहरण देकर करते हैं कि फला वैज्ञानिकों ने ऐसा किसी चीज़ को कहा, अपने आप नहीं रहते। इसलिए उनका दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की चर्चाएं हो रही हैं आप लोगों के समक्ष। और मैंने इसी क्रम में कि प्रतिभाशाली बालकों की जो शैक्षिक व्यवस्थाएं, एक प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक व्यवस्थाएं क्या किया जा सकता है या शिक्षा में उसका क्या योगदान है, उसको लेकर मैं अगले क्रम में जारी है और उसको हम कर सकते हैं। पहली पॉइंट की हम बातें करते हैं कि वे विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर देती भी हैं, ऐसे समझते भी हैं कि बालकों की उपस्थिति अध्यापकों के लिए कभी कभी होते हैं ना कि अगर कक्षा में प्रतिभाशाली बालकों की जो उपस्थिति है वह अध्यापकों के लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। अतः ऐसे बालकों के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है तथा विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है ऐसे बालकों के लिए। और अध्यापक को विशेष प्रशिक्षण की कुछ प्रमुख शैक्षिक व्यवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित है। जैसे मैंने फर्स्ट वर्णन कर रहे व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उसमें है अवसरों
की समानता, मतलब कि प्रतिभाशाली बालकों की शैक्षिक व्यवस्था है, प्रथम पॉइंट उसमें अवसरों की समानता। क्या है ये चीज़ें? अवसरों की समानता से अगर अभिप्राय हम मानते हैं तो अध्यापक समान बालकों की तरह, सामान्य बालकों की तरह प्रतिभाशाली बालकों को भी उनकी अपनी योग्यता और प्रतिभा को विकसित करने का अवसर प्रदान करें। स्पष्ट रूप से कहा, मतलब प्रतिभाशाली बालक है तो एक शिक्षक को चाहिए कि उसके प्रतिभाओं का या उसके अवसर देना चाहिए कि वह अपनी प्रतिभाओं का भी समाज में विकसित कर सके, उनकी योग्यता और प्रतिभाओं को विकसित करने का अवसर प्रदान कर सके। अवसर देना चाहिए कि उसके अंतर जो भाव है उसको विकसित करे, ये शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है, ऐसे अवसर देने चाहिए। अगला पॉइंट है तीव्र पदोन्नति। कभी कभी ये चीज देखने को मिलता है कि तीव्र पदोन्नति, क्लास में एक प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसके गार्जियन द्वारा, शिक्षक द्वारा ये सिफारिशें अक्सर आती हैं कि यह बच्चा क्लास में तेज है, उसको अगली कक्षा में पदोन्नति कर दिया जाए, क्योंकि इस कक्षा लायक नहीं, अगली कक्षा में पदोन्नति कर दिया जाए। तो यह एक शिक्षक का सुझाव गलत है। एक प्रतिभाशाली बालकों का भी ये समझना कि हम अगली कक्षा में चले जाएं, उसके लिए भी घातक है और गलत है। नहीं, जिस कक्षा में है उस कक्षा से आप तुलना कर रहे हैं, उसमें बच्चा तीव्र है तो उसके आधार पर उसको पदोन्नत करना ये गलत है, क्योंकि जिस कक्षा में उसको पदोन्नत करेंगे उसके लेवल से ऊंचे माने जाएंगे बच्चे, भले ही कम जानते हों, इसलिए वह बच्चा उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को उन्होंने स्पष्ट करते रहे। इस चीज़ को कई मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों ने प्रतिभाशाली बालकों में जो तीव्र पदोन्नति की सिफारिश करते थे, यह इसको कहते हैं कि अमनोवैज्ञानिक बातें होंगी। ऐसा करने से क्या होता है कि बालक उसे उस कक्षा में अगर पहुंच जाते हैं ठीक है, लेकिन उनमें अन्य विद्यार्थियों शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और वह सामाजिक रूप से अधिक विकसित होते हैं। सिफारिश आती है, पदोन्नति आप कर दिए, सेम वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। सिफारिश आती है, लेकिन शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से और सामाजिक रूप से वह बालक अधिक विकसित होते हैं। इसलिए तीव्र उन्नति जो है, पदोन्नति जो है, बालकों को कुसमायोजित होने का डर रहता है। बालकों में कुसमायोजन का डर रहता है कि बालक समायोजन नहीं कर पाएगा, इसलिए तीव्र पदोन्नति अति आवश्यक नहीं है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। इस प्रकार तीव्र पदोन्नति का बालकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है, जैसे कि मैंने स्पष्ट रूप से कहा। एक अगला और है कि प्रतिभाशाली बालकों का जो ऐसी व्यवस्थापना होना चाहिए, उसमें अगला है पाठ्यक्रम की समृद्धि। प्रतिभाशाली बालक को जो पाठ्यक्रम समझने में सामान्य बालकों से कम समय लगते हैं, ये जानते हैं आप भी कि किसी भी प्रतिभाशाली बालक को पाठ्यक्रम को समझने में कम समय लगेंगे, वह किसी भी चीज़ को समझने में कम समय लेते भी हैं। यह बचा हुआ समय उन्हें किसी और कार्य में व्यस्त करके उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी पाठ्यक्रम में समृद्धि इतना कर जाती है, समान पाठ्यक्रम दे दिया जाता है कि जो तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं उस कार्य को समय से पहले कर लेते हैं, अब बकिया समय बेकार बैठे रहते हैं। तो ही कहने का तात्पर्य है उनका समय जो बच रहा है उसको और अन्य कार्यों में उपयोग में किया जाए या लिया जाए। एक बात
हाइलिंगवर्थ, मरहूम नाम सुने होंगे। हाइलिंगवर्थ ने पाठ्यक्रम समृद्धि के लिए जो निम्नलिखित कार्यक्रम रखे कि 4 बातें हो सकती हैं, उन्होंने बस्ट रखा। हाइलिंगवर्थ ने उन्होंने कहा कि सभ्यता का अध्ययन, जो उसके लिए खाली समय मिले उसे सभ्यताओं का अध्ययन कराया जाए, ये चीज़ें हो सकता है। ये चीज़ें है कि जीवन गाथाओं का अध्ययन, किसी भी इतिहास को उठा लीजिए, किसी भी महापुरुष को उठा लीजिए, उसके जीवन की गाथाओं के बारे में भी उसके अध्ययन कराया जाए। इस समय के लिए ये चीज़ें विद्यमान हो सकती हैं। और आधुनिक भाषाओं का अध्ययन, आधुनिक भाषा का भी उसमें अध्ययन किया जाए, भाषा को रखा जाए, जिससे जो समय उन लोगों के लिए बच रही है उसमें आधुनिक भाषाओं का अध्ययन करें। अगला पॉइंट, विशेष योग्यताओं में प्रशिक्षण। जो समय बच रहा है उसमें वह विशेष योग्यताओं में प्रशिक्षण भी कर सकते हैं और प्रशिक्षण का अध्ययन करा के उसको एक व्यवसायिक क्षेत्र में अपना नाम रोशन भी कर सकते हैं। किसी भी कार्य किसी भी क्षेत्र में करें, कोई थोड़े नहीं कि व्यवसायिक ही क्षेत्र में किया जाए। बाकी समय में वह अध्ययन करके सामाजिक विशेष योग्यताओं का प्रशिक्षण करके वह अपने आप को समृद्धि, पाठ्यक्रम की समृद्धि, अपने आप में समृद्धि विकसित कर सकें। यही एक प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता के अंतर्गत शैक्षिक योग्यताएं हैं। उसी क्रम में बुरी सामाजिक आदतों को रोकना अक्सर सभी बालकों में देखने को मिलती है। बुरी आदत तो सब में है, लेकिन बुरी या सामाजिक, जिसका समाज पर प्रभाव बुरा पड़ता हो उसको रखा गया उसमें। बुरी सामाजिक आदतों को रोकना। प्रतिभाशाली बालक की हम जब बातें करते हैं, सामाजिक तौर पर प्रतिभाशाली बालकों की जो सृजनात्मक शक्ति का उचित प्रयोग न किया जाता हो, तो अगर उसके सृजन करने की क्षमता का उचित, जितना उसके अंदर सृजन है उसका उचित प्रयोग न किया जाता है, तो वे समाज विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए ऐसे बालकों के लिए जो सामाजिक कार्यों में उसको लगाया जाए, समाज से हर बातों से उसे परिचित कराया जाए, नहीं तो ऐसे ही बालक बुरी सामाजिक आदतों के शिकार हो जाते हैं। और अतः अध्यापक को चाहिए कि उनकी शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए जिससे वह सामाजिक बुराइयों से दूर हो सके। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्द में ये चीज़ों को रखा भी। अगले पॉइंट में उन्होंने एक चीज और रखा, सर्वांगीण विकास पर बल। सर्वांगीण विकास पर बल। ऐसे बालकों का सर्वांगीण विकास भी पूर्ण रूप से होता है। प्रतिभाशाली बालकों की जब शिक्षा की बात आती है, उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। स्पष्ट है, सर्वांगीण विकास पर बल, उसके सभी पक्षों पर बल, शारीरिक, मानसिक, संज्ञात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी पक्षों पर बल देने की आवश्यकता होती है। न कि उसे किताबी कीड़ा बनाने के लिए नहीं। ऐसे बालकों के केवल बौद्धिक विकास या शैक्षणिक विकास पर ही अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना अध्यापक को अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। सभी क्षेत्रों को उसकी बल दे, एक अच्छे शिक्षक का ही पहचान। अतः इस कार्य के लिए उसे कक्षा और स्कूल में अधिक सक्रिय रहना चाहिए। इसीलिए बच्चे के सर्वांगीण विकास पर भी
अधिक बल देने की संभावना है। आज का युग संघर्ष का युग है। जब तक आपका सामूहिक विकास नहीं होता तब तक आपको प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में नहीं। अगला पॉइंट, बच्चों के अध्ययन पर आधारित शिक्षा। कितना अच्छी कहा कि बालकों की अध्ययन पर आधारित शिक्षा। कहने का तात्पर्य प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा ऐसी बालकों को ध्यानपूर्वक अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए। बालकों के ध्यानपूर्वक अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए। इसके साथ ही विशेष प्रतिभा का ध्यान भी रखना चाहिए। और बातें रह गई, ऐसा तभी संभव है जब उनकी शिक्षा बाल केंद्रित होगी। स्पष्ट कहा कि बालकों का जो अध्ययन पर आधारित शिक्षा है तो उसके अध्ययन पर आधारित शिक्षा क्या हो सकती है कि बाल केंद्रित। शुरू से बालक को उस क्षेत्र में विकसित किया जाए तो बालक अत्यधिक प्रतिभाशाली हो सकता है। और ऐसा बालकों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना जरूरी है। ध्यानपूर्वक अध्ययन पर आधारित होना भी चाहिए, तब बालक का एक अच्छे सामूहिक विकास हो सकते हैं और उसका अध्ययन एक शिक्षा पर आधारित हो सकता है। अगला पॉइंट है, इसमें नोट करिएगा, विशेष स्कूल और कक्षाएं। बताइए, विशेष स्कूल और कक्षाएं। ऐसे बालकों के लिए विशेष स्कूल और कक्षाओं की आवश्यकता है, जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल की व्यवस्था की जा सकती है। इन स्कूलों में बालकों की जो विशेषताओं के अनुसार हम बातें करते हैं तो उन्हें विकसित करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अगर उनके विशेष स्कूल नहीं दे रहे हैं तभी उसका शिक्षा अवरुद्ध होगी। लेकिन एक बातें स्पष्ट आती है कि ऐसा सुझाव वास्तव में संभव नहीं है। इनके लिए विशेष स्कूल रखा जाए, विशेष कॉलेज कक्षाएं चलाया जाए, ये संभव नहीं है। स्कूल में इतने विद्यार्थी प्रतिभावान नहीं होते हैं कि उनके लिए अलग स्कूल बनाए जाए। अगर अधिक मात्रा में जिस दिन प्रतिभाशालियों की संख्या हो जाएगी तो ये सरकार के लिए ये असंभव कार्य नहीं है कि इसकी विशेष कक्षाएं नहीं चल सकती हैं, चल सकती हैं, लेकिन इतनी बालकों की संख्या नहीं रहती है कि इनके लिए अलग से स्कूल बनवाया जाए। इसके साथ ही साथ इन स्कूलों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी की जो अहम की भावना का जो विकास होता है या हो जाता है, ये विद्यार्थी दूसरे बालकों से तुच्छ समझने लगते हैं। कभी कभी ये देखते हैं शिक्षक ने प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणियाँ बहुत कुछ कर देता है कि बच्चा अच्छा है, तो वही बच्चा दूसरों के प्रति तुच्छ भावना समझने लगता है, तुच्छ समझने लगता है दूसरे बालकों। तो विद्यालय में ये भावना एकदम विकसित नहीं होना चाहिए। इन कठिनाइयों के अतिरिक्त ये कठिनाई और है, जैसे आर्थिक कठिनाइयाँ भी अलग स्कूल खोलने में जो बाधा उत्पन्न कर देती हैं। अलग स्कूल खोलना है तो वास्तव में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी बालक स्कूल खोलने में जो बाधा उत्पन्न कर देती हैं। तो लोकतांत्रिक दृष्टि से अलग स्कूल वास्तविक जीवन में संभव नहीं हो सकते। एक बच्चे के लिए स्कूल खोलना ये संभव वास्तविक जीवन में संभव नहीं। इसलिए विशेष कक्षाएं, विशेष स्कूलों की आवश्यकता वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कम संख्या है, इसलिए ये कार्य असंभव है। हाँ, ये अगला पॉइंट, घर के लिए विशेष कार्य। पॉइंट को नोट करते चलिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए घर के लिए जो विशेष कार्य दिया जाता है वे अपनी प्रतिभा को उचित प्रयोग कर सके, इसलिए दिया जाता है कि बाकी बचे समय में अपने प्रतिभाओं का उचित प्रयोग कर सके।
अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया है छत्तीसगढ़ का। उसमें एक लड़की जिसका नाम है कोई नॉलेज में ही चल रहा है, पूनम लकड़ा के क्या नाम था, वे 600 में 600 अंक प्राप्त किए हैं। 600 में 600 और पढ़ती कितना थी? 10 घंटा, प्रतिदिन 10 घंटा पढ़ती थी और लगन के साथ पढ़ती थी। विश्वास नहीं होगा, जो छुट्टियां का समय थी, छुट्टी घर बिताने के लिए, उसमें भी वह अधिक से अधिक समय पढ़ती थी। और वह अंक रिजल्ट जब छत्तीसगढ़ का आया तो उसने हाई स्कूल में 600 में 600 अंक प्राप्त किए। अब पूछा गया, मीडिया वाले ने पूछे कि आपका क्या सपना है? स्पष्ट कही कि मेरा IAS बनने का सपना है, इस चीज़ को मैं पूरा करके ही रहूँगा। बताइए उस लड़कियों में कितनी प्रतिभाएं हैं। इसलिए घर पर भी अधिक से अधिक समय देने की जरूरत है। पुस्तकालय की सुविधाएं, जैसा कि आप जानते हैं कि पुस्तकालय की सुविधा सभी के लिए है, सबको जरूरी है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली बालक में ज्ञान के लिए प्राप्त सामान्य बालकों की तुलना में अधिक होती है। स्पष्ट कहा कि हम ज्ञान के लिए प्रयास सामान्य बालकों की तुलना में अधिक होती है। उन्हें कक्षा में पुस्तकों के अतिरिक्त और भी उच्च स्तर की पुस्तकें पढ़ने की अधिक शौक होती है और उच्च स्तर की पुस्तकें पढ़ने में अधिक मज़ा भी आता है प्रतिभाशाली बालकों को। अतः उनकी इस रुचि को पूरा करने के लिए पुस्तकालय सुविधाएं भी अति आवश्यक है। इसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए पुस्तकालय है, पुस्तकालय में जाते हैं और अपना पढ़ते हैं। इसलिए एक पुस्तकालय की व्यवस्था है उचित ढंग से होनी चाहिए। और उत्तरदायित्व का कार्य, कितनी अच्छी बातें उसने रखा, इसकी भी व्यवस्था करते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों में जो व्यवस्थापन होती है, शिक्षाएं होती हैं, उसका एक कर्तव्य उत्तरदायित्व का कार्य। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा के लिए और उनमें नेतृत्व के विकास के लिए कुछ ऐसे ही कार्य उन्हें सौंप दी जाते हैं। इस उदाहरण में हम ले सकते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जो उत्तरदायित्व का निष्ठा के साथ करते हैं, इसे उत्तरदायित्व कार्य हम दे सकते हैं, उसे कक्षा का मॉनिटर बना दीजिए। अगर कक्षा का मॉनिटर बनाती है तो वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन बहुत निष्ठा के साथ करना चाहता है और करता भी। और इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न प्रोजेक्ट्स, क्लबों, सभाओं एवं टीमों का नेता बनाया जा सकता है, क्योंकि वो अपने उत्तरदायित्व का कार्य निर्वहन अच्छा से करता है। इसलिए ये चीज़ें उसको दिया जा सकता है। और इस प्रकार की क्रिया से वे उत्तरदायित्व निभाने की कला और उत्तरदायित्व का भार उठाना सीख जाएंगे। जो बालक उत्तरदायित्व निभाना, उत्तरदायित्व का भार अपने कंधों पर लेकर वह सीख जाएगा, वह हमेशा प्रतिभाशाली की श्रेणी में दायित्व है। कभी कभी ये चीज़ें हम देखते हैं कि प्रतिभाशाली छात्र की जो प्रगति केवल उसके व्यवस्थित स्कूलीय पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि वे शैक्षिक तौरण संवर्धन भी सम्मिलित करते हैं और उसमें तौरण की भाव विकसित होती है। और अगला हम कह सकते हैं ये चीज़ें और हैं, सम आयु सम, सम माने बराबर, अपनी आय के बराबर। उत्कृष्ट एवं ईश्वर प्रदत्त जो प्रतिभाशाली या प्रतिभा वाले बालकों को उनके आयु समूह के अनुसार जो उपयुक्त श्रेणियों में रखते हुए उनकी पाठचर्या एवं अध्ययन के जो पाठ्यक्रम का संवर्धन दूसरी प्रक्रिया में है, इस प्रक्रिया में तभी प्रतिभाशाली बालक हो सकते हैं। इसका कि सम आयु, उन्होंने समान आय, बच्चे सेम आय के हैं, लेकिन उनका जो अलग अलग
विभाग भी बनाए जाते हैं और दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो प्रतिभाशाली बालकों की विषम जातीय बातें, विषम जातीय कक्षाओं की अत्यधिक कठिनाई होती है इसको कक्षाएं में। एक समान सम आय के बालक हैं और उसमें भिन्नता है, क्योंकि समूह के भीतर बहुत कमज़ोर और बहुत योग्य बच्चे के लिए विशेष प्रविधियाँ, सामग्रियाँ और अध्ययन योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। सम आयु के बालक हैं, उसमें भी समान योग्यता और अध्ययन की बातें जरूरत पड़ती हैं, और वह विशेष प्रविधियाँ भी एक प्रतिभाशाली बच्चे के लिए उपयुक्त है। हर विधि बालक समझ रहा है, असामान्य बालक कुछ चीज़ से अछूता रह जाता है। इसलिए ऐसे बालकों का जो आयु स्तर में भी भिन्नता देखने को मिलती है। एक है योग्यता समूह। अगला पॉइंट ले सकते हैं कि बालक की योग्यता समूह क्या है। योग्यता समूह को हम किस रूप में देख सकते हैं, जैसे कर सकते हैं संवर्धन का एक तरीका यह भी है कि यह श्रेणी में योग्यता के अनुसार बच्चों की कक्षाएं बना ली जाए। किसी भी श्रेणी संवर्धन की बातें करते हैं तो श्रेणी योग्यता के अनुसार बच्चों का एक कक्षाएं बना ली जाती है, और हर कक्षाएं में योग्यता का प्राय संकुचित रखा जाए। ये चीज़ें किया जा सकता है। इसके लिए विशेष सामग्रियों एवं विधियों की आवश्यकता पड़ती है, और बेहतर यह होता है कि खास तौर पर हम छांटे हुए अध्यापक उन्हें पढ़ाएं, खास तौर पर, क्योंकि सभी अध्यापक उत्तम छात्रों को पढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए अध्यापक का भी चयन किया जाए ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए, योग्यता समूह के लिए, कि ये समूह में अच्छे बालक हैं तो कौन टीचर, कौन शिक्षक उसमें पढ़ाएगा। तो इसका अध्ययन बच्चे भी कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन बच्चे भी कर सकते हैं कि ये शिक्षक अच्छे रहेंगे, और ऊपर से जो अधिकारी गण बैठे हुए माननीय प्राचार्य मोदी जी जैसे हैं हम लोगों के किसी भी कॉलेज के, तो ये चीज़ें अपना रख सकते हैं कि इस समूह बच्चे अच्छे हैं, इसको पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक की आवश्यकता समूह की जरूरत होती है। किंतु इस व्यवस्था का जो व्यवहारिकता केवल बड़े स्कूल मॉडलों के लिए नहीं है, संभवतः बाकी के लिए नहीं है। चीज़ें बड़ों स्तर पर जो विद्यालय हैं, स्कूल में बच्चे हैं, उसके लिए है, बाकी के लिए नहीं किया जा सकता। ये भी चीज़ें आपके सामने बहुत ही प्रभावकारी तरीका से रखा गया है। एक चीज़ें हम उसमें और रख सकते हैं कि बालक में जो अहस्तक्षेप नीति, ऐसे बालक कभी कभी हस्तक्षेप नीतियों का भी अध्ययन करते हैं और कहते हैं नीति के अनुसार कोई विशेष कार्य करने की जरूरत नहीं है। उत्कृष्ट एवं ईश्वर प्राप्त प्रदत्त प्रतिभा बालकों के लिए बिना विशेष ध्यान दिए हुए या बिना विशेष व्यवस्था की हुई अपनी आयु के अनुसार उपयुक्त श्रेणियों में वह रहते हैं, और इनसे यह मान लिया जाता है कि वे स्वयं ही सीख लेंगे। हम मानते हैं अहस्तक्षेप नीति के अंदर ये कहते हैं कि वो बच्चा स्वयं सीख जाएगा, वह बच्चा सीख जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कि इस प्रकार के बच्चों के साथ सामाजिक संपर्क वांछनीय है, ये चीज़ें होना चाहिए। यह प्रक्रिया शिक्षकों को बहुत कम पसंद है। ऐसी व्यवस्था की जाए, शिक्षकों को ये पसंद नहीं है प्रक्रिया, और शायद मनोवैज्ञानिकों को तो कतई पसंद नहीं है। इसलिए इसका प्रयोग लगभग समाप्त सा ही हो गया है हस्तक्षेप नीति की। इसलिए आज का मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बता भी दी है कि प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता क्या है, और उस प्रतिभाशाली बच्चों, जो प्रतिभाशाली बालकों की शैक्षिक व्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं, उसको मैंने बहुत ही स्पष्ट तरीक़ा से आप लोगों के समक्ष रखा। आप लोग, जहाँ तक मुझे आशा और विश्वास है कि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड लगी होगी,
आज मैं यहीं पर इस टॉपिक को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय।